राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करने होते हैं और इसलिए संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदत्त हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें प्राथमिक रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्यकालीन शक्तियां या अधिकार तथा नंबर 2, आपातकालीन शक्तियां। नंबर 1, सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन निम्नांकित 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त कर किया जा सकता है। नंबर 1, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। नंबर 2, विधायी शक्ति। नंबर 3, वित्तीय शक्ति। नंबर 4, न्यायिक शक्ति एवं नंबर 5, राज्यों से संबंधित शक्ति। नंबर 1, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियां। एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसी प्रकार भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। अनुच्छेद 77 में प्रावधानित है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी। इसी आधार पर उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और शासन संबंधी सभी मामलों में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति जानकारी मांगे। प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युत की शक्ति या अधिकार प्राप्त है। वह भारत के प्रधानमंत्री, उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विदेशों में राजदूत तथा अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों के आयुक्तों, संघीय राज्य क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग, विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वस्तुतः संघीय सरकार के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम अथवा उसके प्राधिकार से की जाती है, किंतु उपर्युक्त नियुक्तियां राष्ट्रपति स्वयं हस्ताक्षर एवं मुद्रा अधिपत्र युक्त द्वारा करता है। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों, राज्यपालों तथा महान्यायवादी को पदमुक्त भी कर सकता है। उसी के द्वारा शासन संबंधी विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से मंत्रियों के विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया होने के नाते वह वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजदूतों एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा विदेशों के राजदूतों एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यद्यपि इनके संबंध में पहल मंत्रियों के अधीन रहती है तथा इनकी संसद से पुष्टि भी आवश्यक होती है, अर्थात संधियां या समझौते संसद के अनुसमर्थनोपरांत ही आबद्धकार होते हैं। भारत का राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति भी होता है। इसी संदर्भ में उसे किसी देश के साथ युद्ध करने या संधि करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। उसी के आदेश से भारतीय सेनाएं युद्ध के लिए मार्च या कूच करेंगी।
किंतु राष्ट्रपति की यह सैनिक शक्ति उसकी कार्यपालिका शक्ति के अधीन है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से करता है। अर्थात संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का तो संवैधानिक प्रधान है ही, वह संसद का अभिन्न अंग भी है। इस कारण उसे अनेक विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह संसद के सत्र या अधिवेशन को आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है, किंतु अनुच्छेद 85(1) के अनुसार 2 सत्र के बीच 6 माह या अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए वह सत्र को आहूत करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपितु सत्र की अंतिम बैठक में 6 माह के भीतर संसद का सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। वह लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, यद्यपि ये शक्तियां राष्ट्रपति को सिद्धांता प्राप्त हैं। व्यवहारतः वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या सत्र या अधिवेशन को संबोधित करता है, अभिभाषण देता है, जिसमें सरकार की सामान्य नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों का विवरण निहित होता है। अनुच्छेद 87(1). यद्यपि यह अभिभाषण उसका निजी वक्तव्य नहीं होता है, अपितु मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया होता है। इसके अलावा भी वह संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 86। राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करने, अनुच्छेद 80(3) तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। अनुच्छेद 331। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। उनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम का रूप लेता है। यदि वह धन विधेयक नहीं है तो उसे वह अपने सुझाव सहित संसद को पुनर्विचारार्थ वापस कर सकता है, किंतु यदि विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सम्मति देने हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 111। इसके अलावा राष्ट्रपति को सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति के रूप में अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हों, अर्थात विश्रांति काल हो, और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण अविलंब कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसा अध्यादेश जारी कर सकता है जो उसे उस परिस्थिति में अपेक्षित प्रतीत हो। अनुच्छेद 123 के तहत जारी इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहेंगे। यद्यपि संसद या राष्ट्रपति चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की यह शक्ति संसद की विधायिनी शक्ति की सहविस्तारी को एक्सटेंसिव है, अर्थात यह उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। इस शक्ति या अधिकार के तहत राष्ट्रपति संसद में बजट अर्थात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की उस वर्ष के लिए
प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की संज्ञा दी गई है, को प्रस्तुत करवाता है अनुच्छेद 112(1). इसके अलावा वह वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित आयोग या अधिकारी आदि की रिपोर्टों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। भारत की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है, यद्यपि इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसे अनुच्छेद 280 के तहत वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। वित्त आयोग आर्थिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यह संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों के आवंटन के बारे में सुझाव देता है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसलिए राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियां अवश्य प्राप्त हैं। वह उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। न्यायालय के प्रशासन तथा कार्य व्यवस्था के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, टू ग्रांट पार्डन, उसका प्रतिलंबन, रिप्राइव्स, विराम, रिस्पाइट्स या परिहार, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, टू सस्पेंड, रेमिट आर कम्यूट की शक्ति होगी। राष्ट्रपति की यह शक्ति क सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल द्वारा दिए दंड या दंडादेश, पनिशमेंट और सेंटेंस के मामलों में, ख उस विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के मामलों में जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, तथा ग उन समस्त मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ में व्यवहार एप्लीकेबल होगी। क्षमादान, ग्रांट ऑफ पार्डन, एक अनुग्रह है। इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। क्षमादान केवल दंड को समाप्त ही नहीं करता, अपितु दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जिसमें उसने मानो अपराध किया ही ना हो, अर्थात दोष सिद्ध व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। प्रतिलंब, रिप्राइव का अर्थ है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना, जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान के लिए या दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति को आवेदन देता है। विराम, रिस्पाइट का अर्थ है किसी विशेष कारण से दंड को कम कर देना, जैसे किसी गर्भवती महिला के मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास के दंड में परिवर्तित कर देना। इसके तहत दंड को कम भी किया जा सकता है और प्रकृति को भी बदला जा सकता है। परिहार, रेमिशन का अर्थ है दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 5 वर्ष के कारावास की सजा को घटाकर 2.5 वर्ष कर देना। लघुकरण, कम्यूट का अर्थ है बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम, परिहार
या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में कुछ अंतर है। जैसे राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति वहीं तक प्राप्त है जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसी प्रकार राज्यपाल को सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के तहत यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, और प्राप्त राय या सम्मति को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। नंबर 5, राज्यों से संबंधित शक्तियां, पावर्स रिलेटेड टू स्टेट्स। भारत का राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका का वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान है, और इसलिए उसे भारतीय संघ के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अग्रलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और वे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पदों पर कार्य करते हैं। नंबर 2, राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख लें। यदि राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जिन्हें संसद ने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक घोषित कर रखा है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को अनिवार्यतः राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 3, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को ऐसे करारोपण के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। नंबर 4, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के कार्य हों। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन स्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। वे 3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तथा नंबर 3, वित्तीय संकट। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की शक्ति। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से गंभीर खतरा है या खतरा उत्पन्न होने की आशंका है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकता है। किंतु नंबर क, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी लागू कर सकता है जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श दे। नंबर ख, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद द्वारा विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी तथा इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद इसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होगी। नंबर ग, लोकसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। नंबर घ, आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर इस सदन की बैठक अनिवार्य रूप से 14 दिन के भीतर बुलाई जाएगी। नंबर अंगा, आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर नागरिकों के मूलाधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकता है,
किंतु 44वें संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 की व्यवस्थाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। यद्यपि अनुच्छेद 19(1) के तहत वर्णित 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही स्वतः निलंबित हो जाती है। युद्ध और वाह आक्रमण की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू आपातकाल की स्थिति में नहीं, जबकि अन्य मूलाधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तित राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति नंबर 1 संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। अर्थात आपातकाल की स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच विधायन शक्ति का उपविभाजन नाम मात्र का ही रह जाता है। नंबर 2 राज्य की सरकार को उसकी प्रशासनिक शक्ति के संचालन हेतु आदेश दे सकता है। अर्थात आपातकाल की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन आ जाती है। नंबर 3 केंद्र और राज्यों के बीच आय के वितरण में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह पश्चात स्वयं समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 83(2) अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अभी तक 3 बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। नंबर 1 1962 में भारत पर चीन आक्रमण, नंबर 2 1971 में भारत पर पाकिस्तान आक्रमण तथा नंबर 3 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 को उद्घोषित संकटकालीन स्थिति 10 जनवरी 1968 को समाप्त की गई। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के कारण इसी दिन लागू आपातकाल की स्थिति 27 मार्च 1977 को समाप्त की गई। तीसरी बार 26 जून 1975 को आभ्यंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 352(1) के अधीन विभिन्न आधारों पर अलग अलग आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति भी शामिल है, भले ही इसके अधीन ऐसी ही उद्घोषणा पहले ही की जा चुकी हो और वह प्रवर्तन में हो। अनुच्छेद 352(1) 9 इसीलिए 3 दिसंबर 1971 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा 27 मार्च 1977 तक लागू थी और 26 जून 1975 को एक और आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई थी। किंतु 1971 की उद्घोषणा का आधार था वाह आक्रमण और 1975 की उद्घोषणा का आधार था आंतरिक अशांति, अर्थात आधार अलग अलग थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 352 के तहत जिन आधारों पर आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है उनमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पूर्व तक तीसरा आधार था आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, शेष 2 थे और हैं युद्ध या वाह आक्रमण वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रेबेलियन शब्द द्वय प्रतिस्थापित किए गए। नंबर 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की शक्ति। संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले, अन्यथा स्थिति में संविधान के अनुच्छेद
356 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में इन द सिचुएशन ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स लगाया जाएगा। शैल बी इम्पोज्ड और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा यह समाधान हो जाए, इफ द प्रेसिडेंट ऑन receipt of a report from the governor of a state or otherwise is satisfied, कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे या संकट काल की उद्घोषणा कर दे और राज्य के शासन या प्रशासन के समस्त अधिकार अपने अधीन कर ले। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी और यदि उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा संकटकालीन उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं कर देते, तो उद्घोषणा 2 माह की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उद्घोषणा के पूर्व लोकसभा विघटित हो गई है या उद्घोषणा के दौरान विघटित हुई है, तो लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर इसे पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित करना होगा। यदि 2 माह के अंदर संसद आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है, तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। अनुच्छेद 356 4 इस अवधि को पारित संकल्प द्वारा 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात ऐसी उद्घोषणा संसद से पारित होने के बाद 6 माह की अवधि में 2 बार में कुल 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगी। 44वें संशोधन 1978 के पूर्व यह अवधि 3 वर्ष थी। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ाया जा सकता है जब नंबर 1 देश में या देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा नंबर 2 चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, किंतु किसी भी परिस्थिति में राज्य में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन पंजाब राज्य के मामले में यह अवधि अधिकतम 5 वर्ष थी, किंतु अब नहीं है। विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के बाद यह स्थिति बनी है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में नंबर 1 राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। नंबर 2 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर राज्य के सभी अधिकारियों की शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। नंबर 3 जब लोकसभा की बैठकें ना हो रही हों तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का आदेश दे सकता है। नंबर 4 राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के प्रकरण में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि के भीतर होगी, अर्थात राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी दुर्भावनावश की गई है या कि युक्ति युक्त कारण है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय बन सकता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित कर दिया जाता है, किंतु मूलाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की शक्ति, पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। यह शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत प्राप्त है। इस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है,
तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है जो द्वितीय प्रकार के संकट की उद्घोषणा के लिए है।